औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 32 सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैलेंजेस इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें वायरल इन्फेक्शन क्या होता है इसके मतलब पता होना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। वायरस जिस्म के सेल्स में दाखिल होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसा कि फ़ीवर का होना, कॉफ़िंग। एग्जांपल्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस के अंदर हमारे पास कॉमन कोल्ड आ जाता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोविड-19 आता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। इसमें क्या लिखा, उसने कहता है वायरल इन्फेक्शन का इलाज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज से मुख्तलिफ होता है। बुनियादी तौर पर फंडामेंटली लिखा हुआ इसने, लेकिन चूँकि बैक्टीरिया आज़ाद होते हैं जबकि वायरस पैरासाइटाइज होते हैं। बैक्टीरिया के बरक्स खुद जिंदा जानदार है, वायरस हकीकी मायनों में ज़िंदा नहीं होते। वायरस हमारे जिस्म के अंदर वायरस हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर रहते हैं और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे ही आरएनए डीएनए के निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ऐसी मेडिसिन तैयार करना बहुत मुश्किल होता है जो वायरस को ख़त्म तो कर दे, लेकिन हमारे सेहतमंद इंसानी सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में वो क्या कह रहा है। कहता है इसमें वो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां कर सकते हैं। इस अमल को म्यूटेशन कहा जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यू भी नोट कर लेना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज़ असाइनमेंट की सूरत में आपने सबमिट करवाने हैं कॉलेज में, उसके मार्क्स आपके रिज़ल्ट में ऐड होंगे। जो मेडिसन एक साल किसी वायरस के ख़िलाफ़ मौसर होती है, ज़रूरी नहीं कि वो अगले साल भी इसी तरह मौसर रहे, मतलब कि ज़रूरी नहीं वही मेडिसिन चलती रहे। कहता है क्योंकि इस दौरान वायरस में तब्दीली आ चुकी होती है। यही वजह है डियर स्टूडेंट्स कि जो फ्लू की वैक्सीन हर साल नई अक़साम के वायरस के मुताबिक अपडेट करना पड़ती है। बाज़ वायरस डियर स्टूडेंट्स हमारे जनूम में शामिल होकर कई साल तक गैर फ़ाल हालत में रह सकते हैं। मौजूदा दौर की ज़्यादातर एंटीवायरल मेडिसिन सिर्फ एक्टिव वायरस को ख़त्म कर सकती है, जबकि अगर आप वायरस जो बरसों से गैर फ़ाल या सोई हुई हालत में मौजूद होते हैं उन पर इन मेडिसिन का डियर स्टूडेंट्स कोई असर नहीं होता। जब ये वायरस डियर स्टूडेंट्स हमारे जनूम का हिस्सा बन जाते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं, एक तो एक्टिव फेस बनाते हैं, दूसरा स्लीपिंग फेस बनाते हैं। अब ये आपकी बुक में उसने लिखा नहीं है, बाय द वे आपको इसका पता होना चाहिए, कुछ तो उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्टिव फेस कहता है वो फौरी तौर पर अपनी कापियाँ बनाना शुरू कर देंगे और बीमारी फैलाएंगे एक्टिव फेस के अंदर, जबकि वो स्लीपिंग फेस में क्या होता है वो बिल्कुल ही खामोश होकर हमारे डीएनए के साथ कहता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस हालत को लेटेंसी कहा जाता है। इस दौरान ना तो कोई नया वायरस बनता है और ना ही जिस्म को पता चलता है कि कोई अंदर वायरस से छुपा हुआ है। इसको हम एक वैसे एग्जाम्पल की मदद से भी समझते हैं, जैसे HIV या हर्पस सिंपल वायरस जो एड्स का वायरस जो मुंह के गिर्द छाले बनाता है, इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। ये वायरस एक बार जिस्म में चला जाए तो इंसान के मरने तक इसके डीएनए में मौजूद रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, वो कहता है एंटीवायरल मेडिकेशंस जो है वायरस की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल को निशाना बनाकर अपना असर दिखाती है। मिसाल के तौर पर कहता बाज़ औक़ात क्या होता है, एंटीवायरल मेडिकेशंस वायरस को हमारे सेल्स में दाखिल होने से रोकती है, जबकि कुछ मेडिसिन वायरस को अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाने से रोक देती है। इसी तरह अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास एंटीवायरल मेडिकेशंस के अमल का एक आम तरीका एंजाइम की रोकथाम जो कि एंजाइम है,
मिसाल के तौर पर जैसे प्रोटीएज इनहिबिटर, ये क्या करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर वायरस को अपने प्रोटीन की एक लंबी जंजीर बनाने नहीं देता, जिसकी वजह से वायरस मुकम्मल तौर पर डियर स्टूडेंट्स तैयार नहीं हो पाता। इसकी नशोनुमा रोक दी जाती है। ये अद्वियात HIV और हेपेटाइटिस सी के इलाज में मौसर साबित होती है। ये जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया प्रोटीएज इनहिबिटर, ये क्या होता है, जब वायरस हमारे सेल पर कब्ज़ा कर लेता है तो वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ख़ास किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। वायरस की बात जो हो रही, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये भी आ सकता है व्हाट इज़ एंजाइम्स, क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर कहता है जो हमारे पास एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं, इन्हीं एंजाइम को काम करने से रोक देती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास जो एंटीवायरल मेडिकेशंस वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम के रद्द-ए-अमल को भी मज़बूत बनाती है, जिसमें इंटरफेरोन्स जो हमारे पास है, ऐसी प्रोटीन है जो मदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत देते हैं ताकि वो वायरस के ख़िलाफ़ ज़्यादातर मौसर तरीके से लड़ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास इंटरफेरोन्स है डियर स्टूडेंट्स, कुछ अद्वियात वायरस पर हमला करने की बजाय हमारे जिस्म के अपने हिफाजती निज़ाम को इतनी ताकत दे देती है कि जिस्म खुद वायरस को मार भगाए। इनमें सबसे अहम एंटीफेरोन्स है, ये जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर। अब ये हमारा चैप्टर का एक पोर्शन डियर स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि था हमारे पास मेडिसन। अब नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर की तरफ मूव करने जा रहे हैं, इससे है इंडस्ट्री नेक्स्ट। एग्रीकल्चर में कहता हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, कुछ मैंने इस पॉइंट को इधर स्लाइड में पॉइंट की सूरत में इसको लिखने की कोशिश की है। कहता है इन दिस सेक्शन में हम जो चीज़ वी शैल एक्सप्लोर द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अहमियत और किरदार पर गुफ्तगू करेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन, जो मेडिसन प्रोड्यूस करने के लिए हम तकनीक को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुराक की पैदावार में इजाफ़ा किया जाता है। इसके अलावा हम इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे एसिड रेन क्या है। एसिड रेन का फसलों और मिट्टी पर किस तरह कीमिया असरात मरतब करती है, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि मौसमियाती तब्दीली फसलों की नशोनुमा को किस तरह मुतासर करती है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र जो हमारे पास मिनरल्स से भरपूर ग़िज़ाई मादे हैं जो मिट्टी में शामिल किए जाते हैं, यही वो लिख रहा है इसके अंदर, ताकि इसकी फर्टिलिटी में इजाफ़ा हो। ये मिट्टी में ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी को पूरा करती हैं, पौधों की सेहतमंद नशोनुमा को फ़रोग़ देती है, फील्ड्स की पैदावार में कहता डियर स्टूडेंट से इजाफ़ा करती है और बेहतरीन ग़िज़ाई पैदावार को यकीनी बनाती है। फर्टिलाइज़र अगर हम देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे केमिकल्स है जो पौधे को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फराहम करती है, जिससे इनकी नशोनुमा बेहतर होती है और फसलों की पैदावार में इजाफ़ा होता है। हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत डियर स्टूडेंट्स क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात तो ये है, हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम एक ही ज़मीन के अंदर बार बार फसल को बोते हैं, तो फिर उस एरिए के अंदर, उतने एरिए के अंदर, ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें फर्टिलाइज़र का सहारा लेना पड़ता है, ताकि जो आपने फसल उसमें बोनी है उसकी नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसको मैंने रेड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डियर स्टूडेंट्स ये कीमी अमल के ज़रिए तैयार की जाती है, जैसे हमारे पास हैबर-बोस प्रोसेस है, जो अमोनिया जिससे हम तैयार करते हैं NH3 तैयार की जाती है। अब अमोनिया तैयार किस तरह की जाती है? हम बेसिकली नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन N2+3H2, रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है हमारे पास, 2NH3 बनता है। तो उस तरीके से हमारे पास ये
हैबर प्रोसेस से हम अमोनिया को तैयार करते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथड है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुदरती ज़राए से हासिल होती है, जैसे कंपोस्ट या जानवरों के गोबर की हम खाद की जानवरों के गोबर की खाद की बात करें। अब कंपोस्ट एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ये वो होता है जो हम घरों का हमारा कूड़ा करकट है। अब 2 तरह से ये प्रोसेस होता है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होता है ना, जब हम इसको ज़मीन में डालते हैं ना, तो डियर स्टूडेंट्स वो फ़ौरन ही वो अपना एक्शन शुरू कर देता है। मीन के ये जल्दी असर करता है ज़मीन के ऊपर, जिस मकसद के लिए हम डाल रहे हैं। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है ना, जैसे हमने मैनोर की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जो जानवरों का गोबर है, ये ज़मीन में स्लो असर करता है। लेकिन इसमें ये होता है कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इज़ाफ़ा कर देता है, कि ज़मीन को तरोताज़ा रखता है, जिसकी वजह से आने वाली फ़सल जो उसके अंदर हम फ़सल को बोते हैं, उसकी नशोनुमा एक बेहतर तरीके से होती है। अब ये जो पौधों को बुनियादी तौर पर 3 बड़े ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन है, फ़ॉस्फ़ोरस है, पोटाशियम है। अच्छा ना इनका हम वन बाय वन फ़ंक्शन स्टडी करते हैं, वैसे वो आगे जाके हमने स्लाइड में इसको डिटेल से स्टडी करना है। अब जो नाइट्रोजन है ये डियर स्टूडेंट पौधों के पत्तों को सब्ज़ और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप फ़ॉस्फ़ोरस की बात करें, ये जड़ों को मज़बूत करने के लिए और फूल और फल उगाने के लिए। पोटाशियम की बात करें तो ये पौधे को बीमारियों से लड़ने और पानी जज़ब करने के काबिल बनाने के लिए उसकी रहनुमाई करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स जो हमारे पास है, पौधे की नशोनुमा के लिए अगर हम देखें तो 17 कहता है एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं दरकार होते हैं, जिनमें हमारे पास जिनको आगे हमने डिवाइड कर दिया है माइक्रो और मैक्रो के अंदर, माइक्रो और मैक्रो के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो फसल को बहुत कम मकदार में चाहिए होते हैं, और जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फसल को ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास ब्रोन है, आयरन है, कॉपर है, क्लोरीन है, मैंगनीज़ है, मोलिब्डेनम है, ज़िंक है। जबकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, इनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, पोटाशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इनमें भी अगर आप 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से आप नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस पौधों को बहुत ज़्यादा मकदार में दरकार होते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये इधर डियर स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, ये आपने बनाना भी असाइनमेंट की सूरत में। आपसे कोई पूछ ले इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपको कोई दे दे, आपने ये नाम याद करने, ये आपकी असाइनमेंट है, उसमें आपने इसको लिखना भी है। या मैक्रो माइक्रो का कह दें, मैक्रो का कह दें, या माइक्रो का कह दें, या मैक्रो का कह दें। MAC मैक्रो मीन के लार्ज, MIC माइक्रो मीन स्मॉल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये अलग से इसका एमसीक्यू आ सकता है। तो उनमें हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल है। इनको डिफाइन प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इस तरह एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है कमर्शियल फर्टिलाइज़र की अगर आप बात करते हैं, उसके कमर्शियल फर्टिलाइज़र पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के रेशो दर्ज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, राइट साइड से आप लिखें 12 फिर 12 फिर 17, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास 12-12 ये रिप्रेजेंट करेगा डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज को। जो 17 मैंने कहा ये डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा पोटाशियम की परसेंटेज को। इसी तरह जो हमारी फर्टिलाइज़र के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, वो नंबर हमें डियर स्टूडेंट्स इस बात में रहनुमाई हासिल करता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बात की है, अगर आप 12-12-17 की रेशो पढ़ते हैं, तो ये दोनों जो राइट साइड से आप 12-12 पका रहे हैं, ये आपके पास नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज को शो करेगा, जबकि दूसरा जो आप 17 है, ये पोटाशियम की परसेंटेज को शो करेगा। अब नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं।
इसमें डियर स्टूडेंट्स रोल ऑफ फर्टिलाइज़र इन प्लांट ग्रोथ। अब फर्टिलाइज़र का जो रोल है प्लांट की ग्रोथ के अंदर वो क्या है, कुछ हद तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको समझे कि कोई अगर इंसान है, उसको वीकनेस होती है, तो उसको वीकनेस दूर करने के लिए कोई अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्लांट्स हैं, इनकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है उसमें जो बुनियादी हमने पढ़े हैं एलिमेंट्स, पीछे हमने डिस्कस भी किया उसका एमसीक्यू, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम है। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन क्या क्या किरदार है, फास्फोरस का क्या किरदार है, और डियर स्टूडेंट्स पोटाशियम का क्या किरदार है हमारे पास। अब ये जो नाइट्रोजन है अक्सर फसलों की पैदावार में सबसे ज़्यादा लिमिटिंग आंसर होती है। ये हमने पहले भी वैसे इसको नाइट्रोजन को पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये पौधों के पत्तों को सब्ज़ और चमकदार बनाने के लिए इसका अहम किरदार है। ये अमीनो एसिड का डियर स्टूडेंट्स बुनियादी जोज़ है जो प्रोटीन की तामीर करता है, मतलब प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्लोरोफिल में अहम किरदार अदा है। क्लोरोफिल आगे फोटोसिंथेसिस के अमल का जुम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फास्फोरस। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के बगैर अगर ना तो पौधे के पत्ते सब्ज रह सकते हैं और ना ही इनके सेल्स बढ़ सकते हैं। ये पौधे की ज़िंदगी का वो वाहिद इंजन है जिसके बगैर पौधे की बका और फसल की अच्छी पैदावार का ख्वाब अधूरा है। ये नाइट्रोजन है हमारे पास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स फास्फोरस की तरफ। फास्फोरस अमूमन सुपर फास्फेट या अमोनियम फास्फेट की सूरत में पौधों को फराहम किया जाता है, ये डायरेक्ट नहीं हम देते। तो इसका वैसे हमने पढ़ा भी था कि ये जड़ों को मजबूत करने के लिए, फूल और फल लगाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये कहता है जो फास्फोरस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये एटीपी जो कि एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, एडोसिन एडोसिन ट्राइफास्फेट जो होता है, एडोसिन ट्राइफास्फेट का एक बुनियादी हमारे पास जूज़ है एटीपी। सेल में तवानाई को स्टोर करता है। एटीपी का फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल में क्या करता है, तवानाई को स्टोर करता है और ज़रूरत के वक्त रिलीज़ करता है। इसलिए इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास है पोटाशियम। अब पोटाशियम क्या चीज़, पोटाशियम का क्या किरदार है। पोटाशियम जो है हमारे पास, जिस तरह लिखा हुआ है ना, लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह जो पोटाशियम है पौधे की जिस्मानी साख्त का हिस्सा नहीं बनता। इसकी बजाय ये ओसोमो रेगुलेटर के तौर पर काम करता है, यानी पौधे के सेल्स में पानी और नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें जो पोटाशियम है हमारे पास 60 से ज़्यादा डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो पौधे के मेटाबॉलिज्म या पौधे के अंदर जो हमारे पास हयाती कीमियाई सरगर्मियों को मौसर तरीके से सरंजाम देने में अहम किरदार अदा करता है। अब अगर हम इनका ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स देखें तो कहता है अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे की दीवारें बनाने वाली ईंटें और सीमेंट है, तो पोटाशियम इस इमारत के अंदर काम करने वाला बिजली और प्लम्बिंग का निज़ाम है। ये दीवार का हिस्सा तो नहीं है, आपने देख भी लिया इस एग्जाम्पल में, लेकिन इसके बगैर इमारत में ज़िंदगी का तस्वर मुमकिन नहीं है। आप इमारत तो बना ले, उसमें लाइट ही ना हो, सीवरेज का निज़ाम ही ना हो, तो उधर आप ज़िंदगी बसर कर कैसे कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो इससे फिर क्या होता है कि पौधे की नशोनुमा बहुत ज़रूरी है इन तीनों फैक्टर्स के तौर पर। आगे हमारे पास ये आ जाता, कहता है अगर आप दीज केमिकल्स आर टेकन अप बाय द प्लांट्स रूट्स, ज़्यादा दे दें इनको एक्सेस अमाउंट में, तो वो जितने तो उन्होंने पौधे की जो रूट्स तक पहुंच गए उसने अब्जॉर्ब कर लिए। अब जो उनकी एक्सेस अमाउंट है फिर वो चले जाएगी रिवर्स और लीक्स के अंदर, वो काजिंग करेगी ओवर ग्रोथ ऑफ एल्जी, जो कि हमारे वो कहता है विच इज़ हार्मफुल टू
एक्वेटिक लाइफ के लिए ये फिर हमारे पास वो नुकसानदेह है। लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का एक ही ज़मीन के अंदर, तो वो कहता है इसकी पीएच को चेंज कर देता है। वो फिर आगे क्या करता है, किल बेनिफिशियल मैक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर्टिंग सोल अर्थ। तो इससे फिर क्या होता है, आपकी जो ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है, मीन के उसके अंदर जो भी आप पैदावार दोबारा बोने की कोशिश करेंगे वो आपको कम मिलेगी। तो इस ये तो था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जो कि था हमारे पास, हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोई वायरल इन्फेक्शन मीन के, जो कि हमारे पास था चैलेंज इन ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस, कि आपने किस तरह ट्रीट करना है चैलेंजेस को जो वायरल इन्फेक्शन के अंदर आते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर।